नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के कई शहरों में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। जुमे के नमाज के बाद कुछ जगहों पर जहरीली तकरीरें हुई। ज्यादातर जगहों पर मौलानाओं ने हालात को संभाला। सारी गड़बड़ कानपुर के हादसे को लेकर शुरू हुई थी। आज कानपुर के शहर काजी अब्दुल कद्दूस हादी साहब ने बताया, आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर की बात गलत है। उन्होंने चेक किया है, ये बदगुमानी है। हादी साहब ने नौजवानों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की, लेकिन कुछ इलाकों में कानपुर की बात को लेकर लोगों को भड़काने वाले अपनी चाल में कामयाब हुए। आई लव मोहम्मद के नारे को बहाना बनाया और योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। बरेली में मौलाना तौकी रजा ने नौजवानों को भड़काया। उन्होंने मुसलमानों को सड़क पर उतरने की कॉल दी। बरेली में मस्जिद के बाहर जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिस ने जवाबी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भीड़ को उकसाने वाले मौलाना तौकी रजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमला करने वालों को पकड़ा गया है। 40 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। जिस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी, वो भी अब भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर आई लव मोहम्मद को मुद्दा किसने बनाया, इस नारे को ट्रेंड किसने कराया, भीड़ को उकसाकर सड़कों पर कौन लाया, योगी को धमकी क्यों दी गई, इन सारे सवालों की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बरेली की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां आज पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत दिखाई दी। आज सुबह बरेली का माहौल शांत था, लेकिन पुलिस चौकन्नी थी। पुलिस के अलावा आरपीएफ और आरएफ की 12 कंपनियों की तैनाती की गई थी, क्योंकि भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकी रजा ने नौजवानों से जुमे की नमाज के बाद बड़ी मस्जिद के सामने जमा होने की अपील की थी। लोगों को हिदायत दी गई थी कि सभी नमाजी हाथ में पोस्टर, बैनर और प्लेकार्ड्स लेकर आएं, जिन पर लिखा होगा आई लव मोहम्मद। लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि कानपुर में एक मुस्लिम लड़के ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था। पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। असल में ये पूरी अफवाह थी। इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन लोगों से कहा गया कि मुसलमान सब सहन कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हर मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए। इस कॉल पर जुमे की नमाज के बाद कोरला मस्जिद के पास हजारों की भीड़ जमा हो गई। ज़्यादातर लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, बैनर थे। भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के अफसर मौके पर थे। अफसरों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। लोगों को बताया कि इस तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस का दावा है कि भीड़ के बीच से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठी का सहारा लिया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हुआ तो भगदड़ मची। भीड़ एक जगह से भागी और थोड़ी दूर जाकर जमा हो गई। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद करीब 2 घंटे में हालात काबू में आ गए। जहां हजारों की भीड़ थी, वहां हजारों जोड़ी जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ पुलिस के जवान दिख रहे थे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कानपुर में बेकसूर लड़के पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसलिए वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं। किस लिए हुए हैं? हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जगह हो रहा और जो हमें हुक्म दिया गया उस पर हम चल रहे हैं। पाबंदी पूरी जो उन्होंने बताई गई वही हम कर रहे हैं। ना नारेबाजी कर रहे हैं और ना किसी बदतमीजी कर रहे हैं। फिलहाल लाठी चार्ज हुआ, क्यों हुआ, लाठी क्यों मारी गई, चोटें क्यों मारी गई, तमाम नुकसान हो गया। तो रजा खाकर लोग इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों ने, प्रशासन ने खुद जानबूझ के की है। इधर कोई, हम शांति से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर शांति से आने के बाद हम लोगों को खुद धक्के दे के भगाया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी?
सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेगी जिस जिसके चोट लगी हुई। जो पकड़े गए उन लोगों को छोड़ा नहीं गया। कहाँ पकड़े गए? कानपुर में। पहली बात तो जो 20 लोग वहाँ, एक मिनट, जो 20 लोग वहाँ पकड़े गए उनकी रिहाई हो, और दूसरी चीज जो अभी जो बच्चों पे लाठी चार्ज हुई हो, 14 साल के 15 साल के जो बच्चे पकड़े गए, बेकसूर बच्चों को मारा गया वहाँ पे। सर ये क्या, ये अंधा कानून है। मुसलमानों को बेफुजुल सताया जा रही है। सारे धरने होते हैं, उसकी परमिशन नहीं, परमिशन हमसे परमिशन पूछेंगे। हमें इजाजत है, संविधान इजाजत देता है शांतिपूर्ण धरने की। पहली बात ये कोई अपराध नहीं है। आई लव मोहम्मद, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। हमारी मस्जिदें गिराई जा रही, हमारे मजार गिराया जा रहा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना आवाज उठाई। आए दिन अब हम अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने बाप से मोहब्बत करें, ये तो हमारे संविधान में अधिकार देता है। तो आजकल हमारे इस्लाम के पीछे लोग क्यों पड़े हुए? जब पुलिस लाठीचार्ज करती है, लोगों की चोट लगती है, तो लोगों का गुस्सा जाहिर है। प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिस वाले भी घायल हुए, पुलिस की गाड़ियां टूटी, पुलिस ने केस दर्ज किया और अब वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करके 40 से ज़्यादा दंगा करने वालों को हिरासत में लिया गया है। इलाके में फोर्स मार्च कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद के सामने अचानक हज़ारों की भीड़ कहाँ से आई? पत्थर कैसे जमा हो गए? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? असल में इस हंगामे की शुरुआत इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकी रज़ा के एक कॉल से हुई। कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर वाले विवाद पर तौकी रज़ा ने लोगों को नमाज के बाद इकट्ठा होने को कहा था। हालांकि पुलिस एक हफ्ता पहले ये क्लियर कर चुकी थी कि पोस्टर को लेकर न कोई मुकदमा हुआ, न कोई गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर भी यह अफवाह फैलाई गई। तौकी रज़ा ने कहा कि वो लोगों के साथ प्रोटेस्ट करेंगे और प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को कानपुर के मामले में ज्ञापन भेजेंगे। लेकिन नवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने इस तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी। पुलिस अफसरों ने तौकी रज़ा से बात की, उन्हें समझाया। इसके बाद कल रात इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल ने एक लेटर जारी किया। इस लेटर में लोगों से नमाज पढ़कर घर वापस लौट जाने की अपील की गई थी। तय यह हुआ था कि तौकी रज़ा अकेले प्रशासन को मेमोरेंडम देने जाएंगे, लेकिन आज सुबह तौकी रज़ा ने रंग बदल दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज सर्कुलेट किया। इस वीडियो में तौकी रज़ा ने लोगों को नो महिला मस्जिद के बाहर जमा होने की कॉल दी। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महिला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। तौफीक रज़ा ने कानपुर के जिस केस को लेकर आज प्रोटेस्ट की कॉल दी, बरेली का माहौल ख़राब किया, उसकी हकीकत कानपुर के ही शहर काजी कल ही सबको बता चुके थे। क्योंकि जुमे की नमाज के बाद कई मौलानाओं ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, माहौल ख़राब होने की आशंका थी, इसलिए कानपुर के शहर काजी अब्दुल कद्दूस हादी ने वीडियो मैसेज जारी करके सबको बताया कि कानपुर के जिस केस को मुद्दा बनाया जा रहा है उसकी एफआईआर उन्होंने खुद देखी है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं, झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। हादी साहब ने मुस्लिम समाज से अपील की थी कि वो अफवाहों पर भरोसा न करें, कानून हाथ में न लें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पुलिस प्रशासन से बात करें। मैं अपील करता हूँ आई लव मोहम्मद को लेकर के जो इख्तिलाफात कानपुर से उठे हैं, पूरे मुल्क में जगह जगह पर मुजाहरे और एहतजाजात हो रहे हैं और पुलिस के एक्शन भी हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि अपने शहर के जो खासतौर से जिम्मेदारों से कि अपने अपने इलाके पर निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोके, मना करें। उसमें जो इमामों की भी और मुतवल्लियान की भी और इलाके के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि जो है वो सही तौर पर कोई जुलूस छोटे बच्चे या बड़े लड़के न निकाले, उनको सख्ती से मना करें और कोई भी आदमी अपने हाथ पे कानून न ले। हमारे सामने सारी चीजें रखी गई। एफआईआर जो हुई आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चर्चा चल रहा है तो थोड़ा उसको हमने आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर तो नहीं है, बैनर फाड़ने के चक्कर में है एफआईआर, उसमें पढ़ी है, उसको तफसील से देखा है।
तो बहरहाल इसको भी ध्यान में रखें कि इस तरह का कोई मैटर नहीं है। सफाई मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। शहर काजी का ये वीडियो तौकीर रजा ने भी देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भीड़ को उकसाया। हालांकि पुलिस ने तौकीर रजा को आज घर के बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन तौकीर रजा ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मस्जिद के बाहर पहुंचने की कॉल दे दी। इसके बाद इस्लामिया ग्राउंड के पास लोग जमा होने लगे और थोड़ी देर की नारेबाजी के बाद हंगामा शुरू हो गया। मस्जिद के बगल में डॉक्टर जी.के. सक्सेना की क्लिनिक है। भीड़ ने इस क्लिनिक पर हमला बोल दिया। डॉक्टर सक्सेना को असिस्ट करने वाले डॉक्टर आबिद ने बताया कि प्रदर्शन कुछ देर तक तो शांति से होता रहा, लेकिन फिर अचानक पत्थर चलने लगे। आबिद ने कहा कि आमतौर पर जुमे की नमाज में इतनी भीड़ नहीं आती, लेकिन आज नमाज के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए। जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे वो यहाँ के नहीं थे, बाहरी थे। बाहर से आई भीड़ ने ही पुलिस पर पत्थर चलाए। ये समझ लो आगे कोई बात चल रही थी, या तो जो भी मतलब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, या लोग भी कह रहे हैं कि कोई किसी ने पथरी मतलब छोटी सी कंकर मारी है किसी की। आउटसाइडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ था, कोई बवाल नहीं था। किसी ने कंकर मारा है, ठीक है, आउटसाइडर 100% हो सकता है, उस चीज़ को मैं कह सकता हूँ। उसके वजह से लाठीचार्ज करी है। मैसेज ये था कि पहले ही हो चुका था कि इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होंगे सब, लेकिन ये रात में एक लेटर हेड जारी हुआ कि जो है मतलब आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है, जो हमें नॉर्मली ज्ञापन दे देंगे। लेकिन फिर सुबह में वीडियो वायरल होने लगी बहुत सी कि नुमेला मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे जाके और वहीं पे ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक तक ये बात इकट्ठी हो नहीं पाई, पहुंच नहीं पाई, जिसमें पब्लिक जुमे की नमाज के बाद में यहीं पे इकट्ठी हो गई, यहीं पे प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। तकरीबन हजारियों की तादाद में पब्लिक थी यहाँ पे, जो समझ सकते हैं आपकी बिहारीपुर का इलाका है पूरा ये, और इसके आसपास के भी इलाके हैं, आजमनगर है, ज़खीरा है, ठीक है, और आप जा सकते हैं कुल्हाड़ा पीर के तरफ को भी, क्योंकि सब पब्लिक उधर से ही आ रही थी इधर के लिए। बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया, जिस तरह से हिंसा हुई, पुलिस पर गोली चलाई गई, पत्थर चले, उससे साफ है ये सब प्री प्लान था। सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। अजय कुमार साहनी ने कहा कि पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए हिंसा करने वाले लोगों की पहचान कर रही है और जल्दी ही इस साजिश के सारे तार जोड़ लिए जाएंगे। सारी चीज़ें सामान्य तरीके से चल रही थी, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और 90% नमाज सकुशल संपन्न हो गया। उसके बाद कुछ लोग, कुछ खुराफाती तत्व सामने आए जिन्होंने पथराव और फायरिंग की, और इसमें जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर कर दिया। 90% लोग नमाज पढ़ के समय से वापस जा चुके थे और जो ऐसे तत्व थे उसमें से कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और FIR पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी वीडियो और जो फोटोग्राफ्स हैं साक्ष्यों के आधार पर बाकी अन्य की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही जो हुआ वो ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि तत्काल हुआ, उसके पीछे ऐसा लगा कि सुनियोजित तरीके से है, क्योंकि हाथों में लोग पंपलेट वगैरह भी लेके आए थे, पथराव कर रहे थे प्रॉपर, कुछ लोगों ने फायरिंग भी की है। तो वो सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। कल कोई कॉल दी जाती है, फिर आज कोई दूसरी वीडियो जारी की जाती है, ये सब जानबूझकर ऐसा लगता है कि माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है और इन सारी चीज़ों की अभी हम लोग जांच करेंगे। अभी का प्रकरण है, हम सारे लोग फील्ड में ही हैं। बरेली में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। तौकीर रजा दूध के धुले नहीं हैं, जब भी जुबान खोलते हैं जहर उगलते हैं। जहां भी जाते हैं अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काते हैं। इससे पहले भी बरेली में पुलिस पर हमला हुआ था, उसके पीछे भी तौकीर रजा की बयानबाजी थी। उस वक्त तौकीर रजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई हफ्तों तक अपने आप को गायब कर दिया था। बाद में बयान जारी करके सफाई दी थी, माफ़ी मांगी थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इस बार उन्होंने अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काया, पुलिस पर पथराव करवाया। तौकीर रजा ने कानपुर की जिस घटना का बहाना लिया, आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाने की कॉल दी, उसके बारे में मैंने आपको कानपुर के शहर काजी हादी साहब की बात सुनवाई है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR तो नहीं है। उन्होंने FIR को पढ़ा है, तफसील से देखा है। उन्होंने कहा कि ये बदगुमानी है। शहर काजी ने बताया कि FIR तो बैनर फाड़ने पर हुई है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इस मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में गुजरात में आगजनी हुई, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बरेली, लखनऊ और बीड में भी हंगामा हुआ, लेकिन किसी ने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की।
बीड में तो एक मौलाना ने हद पार कर दी। हजारों लोगों की भीड़ के सामने मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा दफन करने की धमकी दी। हालांकि अब इस मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और ये जनाब भागे भागे घूम रहे हैं। असल में बीड में भी अफवाह फैलाई गई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर कानपुर में एक मुस्लिम लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर आने की कॉल दी गई। पुलिस ने रैली की परमिशन दी। इसके बाद बीड के माजल गांव में रैली हुई और रैली में पहुंची भीड़ ने भी जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौलाना अशफाक निसार शेख ने माइक संभाला और योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। अशफाक निसार शेख ने कहा, योगी में हिम्मत है तो बीड में आए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाकर दिखाएं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो योगी को जिंदा जमीन में दफन कर देगा। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। चूंकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस वालों ने अशफाक शेख के भाषण का वीडियो बनाया और वीडियो बनाने वाले बीड पुलिस के कांस्टेबल अशोक घोटके ने अशफाक और इस रैली के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब मौलाना तो फरार हो गए, लेकिन बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मौलाना अशफाक के बयान का विरोध किया है। जमीयत उलमा हिंद के मुंबई यूनिट के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान ने कहा, कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ऐसे बदजुबान लोगों के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और खबरों के अंदर बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कानपुर के अंदर एक बैनर के ऊपर से जो घटना घटी और आज तक वो पता नहीं क्या क्या चलते हुए आ रही है। हमारा मानना ये, और हम ये समझते हैं, इस पूरे ये चाहे वो स्टेट हो तो स्टेट की पुलिस, स्टेट का मुख्यमंत्री, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको अपने तहजीब के अंदर रहते हुए सब प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उस चीज़ को हमको मानना है। तो कहने का मतलब ये, इस तरीके का बयान देना बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा कि कोई भी मुसलमान योगी को लेकर ऐसी बात नहीं कर सकता। इस्लाम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मना है। इसके बाद कल्बे जब्बाद ने बात घुमाई, कहा यह पता लगाना चाहिए कि जिसने बात कही वो कहीं बीजेपी का एजेंट तो नहीं। कौन मौलाना है, क्या है? बहुत से मौलाना तो खुद बीजेपी के एजेंट हैं, तो पता नहीं किसी एजेंट ही ने कह दिया बात बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई भरोसा नहीं। देखा जाए वो मौलाना कौन है, किसी पार्टी के एजेंट तो नहीं है वो। मुसलमान कोई ऐसी जुमला नहीं कह सकता। लेकिन योगी को धमकी देने वाले मौलाना को उसी की भाषा में जवाब दिया संजय निरुपम ने। उन्होंने कहा कि अशफाक शेख में अगर हिम्मत है तो यही बात वो उत्तर प्रदेश में जाकर कहें, उसे अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। देखिए, पहली नज़र में ये जो मौलाना की जो तकरीर है उसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस दिन से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ है उसी दिन से हम लोगों को शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए। आने वाले दिनों में और कुछ नहीं, एक दंगे फसाद का वातावरण बनाने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भीड़ में रह के तो ये सब बोल सकते हैं। मौलाना साहब, अगर हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल के देख लीजिए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे यूपी से आप इधर। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बारे में इस्तेमाल करना एक बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ऐसे जो अनपढ़ गंवार टाइप के जो मौलाना लोग हैं जो मुस्लिम लोगों को भड़काने में लगे हैं, उन लोगों से मैं मुस्लिम समाज को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अंततः दंगे फसाद होंगे, और जब दंगे फसाद होंगे तो मारे जाएंगे सामान्य लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग। ये मौलाना तो कहीं मस्जिद में छुप करके बच जाएगा। पहली बात तो यह है कि आई लव मोहम्मद कहने की सबको पूरी आज़ादी है।
हर किसी को अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं। लोग बिना वेरीफाई के मैसेजेस पर यकीन कर लेते हैं। इस मामले में भी कानपुर में गलतफहमी हुई और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन कानपुर, बरेली से लेकर बीट तक एक बात कॉमन है, लोगों को भड़काने वालों के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। इससे यह तो क्लियर है कि लोगों की भावनाओं को उकसाने वालों का इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या है, मकसद क्या है। योगी आदित्यनाथ की नीतियों की आलोचना हो सकती है, उनसे राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन कोई उन्हें जिंदा दफन करने की धमकी दे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। संडे को एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, लेकिन इस मैच से पहले आज आईसीसी ने पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को चेतावनी दी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। भारत के साथ पिछले मैच में बदजुबानी करने वाले और आपत्तिजनक हरकतें करने वाले हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ हाफ सेंचुरी लगाने के बाद बैट को गन की तरह दिखाकर सेलिब्रेट करने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन साहिबजादा फरहान को भी आईसीसी ने कड़ी चेतावनी दी है और भविष्य में मैदान पर ऐसी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी है। भारत ने दोनों खिलाड़ियों के व्यवहार की शिकायत आईसीसी से की थी। आज इस पर सुनवाई हुई। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हुए। सुनवाई के दौरान हासिफ रऊफ और साहिबजादा फरहान ने खुद को बेकसूर बताया। फरहान ने कहा कि वो तो पठान है, पठानों में गन चलाकर सेलिब्रेट करने का चलन है, शादी समारोह में भी इसी तरह सेलिब्रेशन होता है। उन्होंने कहा कि मैदान में जो इशारा किया वो उनकी कल्चर का हिस्सा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हारिस रऊफ ने भी दावा किया कि उन्होंने भारत के खिलाफ मैच के दौरान कोई नियम नहीं तोड़ा, उनके इशारों का मकसद राजनीतिक नहीं था, दोनों देशों के रिश्तों से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आईसीसी ने हारिस रऊफ के क्लैरिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगा दिया और साहिबजादा फरहान को कड़ी फटकार लगाई। अब भारत ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की शिकायत की तो पाकिस्तान ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की शिकायत कर दी। पाकिस्तान का आरोप है कि मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह भारत की जीत को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा, वो खेल भावना के खिलाफ था, आईसीसी के नियमों का वायलेशन था, इसलिए सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान की शिकायत पर सुनवाई हुई। सूर्य कुमार यादव के साथ बीसीसीआई के सीईओ और क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर भी मौजूद थे। पेशी के दौरान सूर्य कुमार यादव ने कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। हालांकि भारत ने सूर्य कुमार यादव पर लगे जुर्माने के खिलाफ अपील कर दी है। फरहान अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने बंदूक का निशाना लगाने की हरकत क्यों की थी। रऊफ को भी पता है कि उन्होंने प्लेन गिरने का इशारा क्यों किया था। अब आईसीसी की इंक्वायरी कमेटी के सामने बहानेबाजी करने का क्या फायदा। इन दोनों ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि वो खेल के मैदान में थे, किसी शादी ब्याह में नाचने नहीं गए थे और इसीलिए शादी के सेलिब्रेशन का बहाना तो बिल्कुल बेकार है। मुझे लगता है कि आईसीसी ने इन दोनों को सस्ते में छोड़ दिया, दोनों पर और कड़ा एक्शन होना चाहिए था। आज वॉशिंगटन में भी पाकिस्तान को जलालत झेलनी पड़ी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बुरी तरह अपमानित हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को घंटों तक व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा रखा। असल में ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस बुलाया था। तय वक्त पर शहबाज और मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए, लेकिन ट्रंप के स्टाफ ने दोनों को एक अलग कमरे में बैठा दिया। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए इंतजार करते रहे और ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने और रिपोर्टर से बात करने में मशगूल थे। मजे की बात है कि ट्रंप को याद था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। उन्हें पता था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इंतजार कर रहे हैं।
जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा कि पाकिस्तान के वजीर आज़म को वो इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं, तो ट्रंप ने बात घुमाई। शहबाज और आसिम मुनीर की तारीफ़ की। ट्रंप ने कहा ये दोनों बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि मुनीर और शहबाज हैं कहाँ, तो ट्रंप ने दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा होंगे दोनों यहीं कहीं, व्हाइट हाउस के किसी कमरे में होंगे, उनको पता नहीं है। I thought I solved 7 wars. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please. 2019 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया है। इससे पहले आखिरी बार 2019 में इमरान खान ट्रंप के मेहमान बने थे। जब शहबाज शरीफ ट्रंप से मिले तो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। शरीफ ने ट्रंप को एक विजनरी लीडर और प्रेसिडेंट ऑफ पीस करार दिया। शहबाज ने भारत के साथ सीज़ फायर कराने में मदद के लिए ट्रंप का बार बार शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने का ये पहला मौका था, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पिछले 4 महीने में तीसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। आसिम मुनीर ने ही ट्रंप का नाम शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए आगे बढ़ाया था। लेकिन आज जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें घंटों तक इंतज़ार करवाया, इसका पाकिस्तान में खूब मजाक बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को 1 घंटा इंतज़ार करवाया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग से पहले। खबर यह है कि 1 घंटा स्टैंड बाय रखा गया, या 1 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया ताकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कर सके। इसके अंदर यह है कि क्या ऐसा है या नहीं। तो देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की उससे पहले वाली जो कन्वर्सेशन है उसको आप देख लें तो ये बात सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इससे पहले वाली जो ब्रीफिंग थी जर्नलिस्टों के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि वो यहीं कहीं मौजूद हो, और हंसने लग पड़े क्योंकि आई एम ऑलरेडी लेट। तो इससे ही पता चलता है, इससे ऑटोमेटिकली ये चीज सामने आ जाती है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुद ये कह रहे हैं कि उस मीटिंग में देर हो गई है। एक और जर्नलिस्ट खालिद जमील ने कहा ट्रंप दुनिया के तमाम नेताओं को रिसीव करने दरवाजे तक जाते हैं, फिर मीडिया के सामने बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चोर दरवाजे से व्हाइट हाउस में लाया गया, फिर दोनों को इंतज़ार करवाकर ह्यूमिलेट किया। इसके बाद भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप की जी हुजूरी करते दिखाई देते हैं। ये हैरानी की बात है। 70 साल की तारीख है कि हमने अमेरिका से एक लम्हे के लिए आंख ना दाएं की ना बाएं की। हमें वो दरवाजे पर वसूल करने नहीं आते, ना इस्तकबाल करते हैं, ना हमारे साथ उस तरह से एक मीडिया इंटरेक्शन 7 कुर्सी पे पहलू में बिठाकर हैंडशेक करें या हमारे साथ उस तरह से जो है कि बातचीत करें। ये कैसे हम अजीम लीडर थे कि जब ये 2 अजीम लीडर, वो भी मुमलकत पाकिस्तान खुद के जनाब 2 अजीम लीडर जिनको डोनाल्ड ट्रंप उसी टॉक के अंदर अजीम लीडर करार दे रहे हैं, वो साथ एक पहलू के कमरे में बैठे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्जेक्टिव ऑर्डर टिकटॉक को महफूज बचाने के लिए उस पर एग्जेक्टिव ऑर्डर की दस्तखत की तकरीब है, और फिर उस तकरीब के अंदर सवाल जवाब ले रहे हैं, और वो मज़े से टिकटॉक के ऊपर मज़े ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस किस्म की तस्वीरें भी दिखाई गई कि शहबाज शरीफ साहब अपने रवायती अंदाज में चेहरे के ऊपर यूँ हाथ रख के और मुंतज़िर बैठे हुए हैं, और AFP ने वो तस्वीर जारी की और कहा जी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अमेरिकी सदर ट्रंप ने मालूम नहीं कि क्या बदला लिया। जब जनरल मुनीर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे थे, उस वक्त वॉशिंगटन की सड़क पर मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। इमरान खान के सपोर्टर्स मुनीर की फ़ोटो लेकर व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गए और उनकी तस्वीर को जूते मारे। प्रोटेस्ट करने वालों ने मुनीर की फ़ोटो पर जूते और सैंडल मारकर अपनी भड़ास निकाली। डोनाल्ड ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, बिना फ़ायदे की किसी को घास नहीं डालते।
पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कटोरा लेकर व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल है कि ट्रंप को पाकिस्तान से क्या मिलेगा। इसका जवाब है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस दोबारा अमेरिका के कब्जे में लेना चाहते हैं। तालिबान इसके लिए राज़ी नहीं है, इसलिए ट्रंप पाकिस्तान के ज़रिए ये काम करना चाहते हैं। ट्रंप के साथ शहबाज मुनीर की मीटिंग को इसी एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। आज लद्दाख से बड़ी खबर आई है। लेह में बुधवार को हुई हिंसा के मामले में आज वहां के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। सोनम वांगचुक के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। सरकारी प्रॉपर्टी और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया था। आज दोपहर करीब 2:30 बजे DGP SD सिंह जामवाल के नेतृत्व में लद्दाख पुलिस टीम सोनम वांगचुक के घर पहुंची। पूरे घर की तलाशी ली गई और उसके बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उनके खिलाफ एग्जैक्टली आरोप क्या हैं, इसे लेकर डिटेल नहीं बताई गई है। सोनम वांगचुक के परिवार वालों ने कहा कि सोनम वांगचुक पहले ही कह रहे थे कि हिंसा के केस में उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा। उन्हें आशंका थी और आज यही हुआ। अगर सोनम ने इस तरीके से मोबिलाइज करना होता आज से 5 साल पहले किया होता, इतने 5 सालों में मेरे ख्याल में वो 5-6 बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ऐसे करने की क्या ज़रूरत है अगर उसे मोबिलाइज ही करना होता। तो मैं नहीं मानता हूँ, ये तो जो जवान लोग थे वो जोश में आ गए। तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें संभालना चाहिए था। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि सोनम का इसमें कोई मोबिलाइज करने का या तोड़ फोड़ करने का वो इस नेचर का है ही नहीं। सब कुछ पहले से सोनम को तो अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें नहीं लगा कि वाकई ऐसा होगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आखिर उनको अरेस्ट कर लिया। पूरा ज़िंदगी दिया है सोनम ने सोसाइटी के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए। तो आगे तो वही जाने क्या करना है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार ने लद्दाख की जनता से झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लद्दाख के लोग नाराज़ हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ताकत के दम पर लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, ये गलत है। चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज़ की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज़ की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकज़ी एक वज़ीर ले गए थे क्योंकि वहाँ लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन लेह में जो कुछ हुआ उससे लेह में रहने वाले आम लोग परेशान हैं। 24 सितंबर को हिंसा के बाद से लेह का मार्केट बंद है, लोगों की रोजी रोटी पर असर हो रहा है, टूरिस्ट वापस जाने लगे हैं। इससे लेह के दुकानदारों और होटल वालों की परेशानी और चिंता दोनों बढ़ गई है। बिजनेस में आप देखो, एक दिन में करोड़ों को लॉस हो रहा है। कितने फॉरेन टूरिस्ट हैं, लोकल टूरिस्ट हैं, सारी शॉप्स बंद हैं,
तो इट्स अ बिग इम्पैक्ट टू द बिजनेस। बिजनेस पे तो बहुत इम्पेक्ट पड़ रहा था। पहले जैसे मनाली में भी इससे पहले हुआ था रोड बंद, उसकी वजह से भी हुआ था, और श्रीनगर में भी वो जम्मू साइड में भी बंद हुआ था, उसकी वजह से हुआ था। अभी इसकी वजह से जो यहाँ पे लद्दाख में 2 दिन पहले जो हालात हुए थे, तो उसकी वजह से भी बहुत इम्पेक्ट पड़ा है यहाँ पे। सर नुकसान हो रहा है सर, यहाँ पर इस वक्त हमारा काम का यहाँ पर सीज़न ही कुछ 4-5 महीने का सीज़न होता है, तो इस टाइम यहाँ पर नुकसान, पहले भी नुकसान हो गया, कुछ पहले कुछ प्रॉब्लम आई उनकी वजह से भी नुकसान हो गया। इस साल तो सीज़न का बिल्कुल पूरा काफ़ी नुकसान हो गया सर। मुझे लगता है इस वक्त सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने से वांगचुक को ही फायदा होगा। वो सारी सरकार विरोधी पार्टियों के फेवरेट बन जाएंगे। सारी बयानबाजी वांगचुक के अरेस्ट को सेंटर में रखकर होगी। वांगचुक को बहाना बनाकर बाकी सारे नेता अपनी अपनी राजनीति चलाएंगे। इससे नुकसान लद्दाख के लोगों का होगा। वांगचुक अपनी सफाई में कह रहे थे कि वो हिंसा नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था, इसलिए इस समय शांति कायम करने में वांगचुक की मदद ली जाती तो बेहतर होता। अब बात बिहार की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए। क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल है, इस मौके पर 75 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करके नीतीश कुमार ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। मोदी इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मोदी ने कहा कि जब जब बिहार की महिलाओं के पास नरेंद्र मोदी और नीतीश जैसे भाई हैं, जब तक ये दोनों उनके साथ हैं, महिलाओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। माताओं बहनों, मुझे जब इस योजना के बारे में बताया गया था तो इसके विजन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़ी रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। सोचिए, ये आपके लिए कितना बड़ा काम हुआ है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको सीड मनी कहते हैं। इसके बाद मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के राज में जनता के हक का पैसा नेताओं की जेब में पहुंच जाता था, लेकिन अब जनधन अकाउंट खुल गए हैं, बिचौलिए खत्म हो गए हैं। दिल्ली से जो पैसा भेजा जाता है वो पूरा का पूरा लोगों के अकाउंट में पहुंचता है। इसके बाद मोदी ने बिहार की बहन बेटियों को जंगल राज की याद दिलाई। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे
सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। हम चाहते हैं कि इन मुसीबतों से आप बाहर निकले, और बहुत एक मात्रा में हम आज उसको कर पाए हैं। मोदी की बात तेजस्वी यादव को चुभ गई। तेजस्वी ने कहा कि मोदी को 20 साल पुरानी बातें याद हैं, लेकिन नीतीश के राज में हो रहे अपराधों पर उनकी नजर नहीं जाती। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता मोदी की बातों पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश के राज में बिहार का क्या हाल हो गया। आपको गलतफहमी है और भाजपा के लोगों को गलतफहमी है। आज का ये बताइए तो कितने जगह रेप हुआ है दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, तो पहले होता था ऐसा। तो ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, जंगल राज की बात करें, जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा? नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज, आप इसको नहीं मानते? तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज प्रियंका गांधी भी बिहार में थी। प्रियंका ने भी पटना में महिलाओं से मुलाकात की, इसके बाद मोतिहारी में रैली की। इस रैली में प्रियंका ने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। अब जनता बिहार से एनडीए की विदाई के मूड में है, तो चुनाव से पहले बीजेपी ने 10-10 हज़ार रुपए बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की है। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं? तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। प्रियंका गांधी भले ही नीतीश कुमार पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने भी माई बहन योजना का ऐलान किया है। महिलाओं को उन्होंने भी हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है। ये वादा भी तो वोट के लिए है। कांग्रेस और आरजेडी की नाराजगी की असली वजह यह है कि जिस वर्ग को लुभाने के लिए वो वादा करते हैं, नीतीश कुमार उस वर्ग का फैसला करके उनके खाते में पैसा पहले ही पहुंचा देते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स के वेतन का इशू हो, वृद्धावस्था पेंशन का इशू हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, गरीब बच्चों के वजीफे का सवाल हो, या महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने का, नीतीश कुमार ने हर मामले में तेजस्वी की रणनीति पर पानी फेर दिया। यही तेजस्वी और राहुल की टेंशन का असली कारण है। आज तेजस्वी यादव के लिए एक और बुरी खबर आई। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप की पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल।
नोट करने वाली बात है कि तेज प्रताप ने आज अपनी पार्टी का ऐलान करते वक्त जो बैनर लगाया उसमें लालू यादव या राबड़ी देवी की फोटो नहीं थी। तेज प्रताप ने पार्टी का जो पोस्टर शेयर किया उसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें थी। पार्टी का पोस्टर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि वो बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। उनका मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव करके एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। बिहार के संपूर्ण विकास के लिए वो भी लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तेज प्रताप के अलावा रोहिणी आचार्य भी तेजस्वी से नाराज हैं। आज तेजस्वी ने तेज प्रताप के बारे में तो कोई बात नहीं की, लेकिन अपनी बहन रोहिणी के बारे में ज़रूर कहा कि वो उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने उनको पाला पोसा है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे पार्टी को नुकसान हो। तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने कभी टिकट नहीं मांगा, वो हमेशा परिवार के साथ खड़ी रही। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है, और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है, और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। छपरा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है, लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहाँ से चुनाव लड़े। अब तरह तरह का लोग हर जगह बैठा रहता है, उल्टा कमेंट करने लगता है, तो उससे हमको नहीं लगता कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लगता है कि रोहिणी की नाराज़गी तो तेजस्वी के बयान से दूर हो जाएगी, लेकिन तेज प्रताप के तेवर तेजस्वी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप का बहुत ज़्यादा जनाधार तो नहीं है, लेकिन तेज प्रताप जो थोड़े बहुत वोट काटेंगे वो आरजेडी के ही वोट होंगे, और विधानसभा चुनाव में 1000-2000 वोटों के हेरफेर से भी नतीजे बदल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के आर्मी चीफ को इंतज़ार करवाया। तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान को व्हाइट हाउस में बुलाकर दुनिया भर के मीडिया के सामने अच्छी तरह जलील किया। अर्दोगान को चुनाव में धांधली का उस्ताद बताया। असल में अर्दोगान ट्रंप से यूक्रेन युद्ध, गजा क्राइसिस और अमेरिकी हथियारों की खरीद पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस आए थे। ट्रंप ने उनका वेलकम किया, व्हाइट हाउस के गेट पर जाकर रिसीव किया। अंदर विजिटर बुक में साइन करने के बाद जब अर्दोगान उठे तो ट्रंप ने उनकी कुर्सी खुद हटाई, लेकिन जब दोनों नेता मीडिया से रूबरू हुए तो ट्रंप ने टर्की के प्रेसिडेंट की तारीफ करने के साथ साथ उन्हें अच्छी तरह ह्यूमिलेट किया। ट्रंप ने कहा अर्दोगान बहुत बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, सम्मान करती है। फिर ट्रंप ने कहा कि अर्दोगान उनके पक्के दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती उस वक्त भी बनी रही जब 4 साल पहले जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे। फिर ट्रंप ने कहा कि उन्हें चुनाव में धांधली करके व्हाइट हाउस से निकाला गया था, और चुनाव में धांधली कैसे होती है ये अर्दोगान से बेहतर कोई नहीं जानता। It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey, and we've been friends for a long time, actually, even for 4 years when I was in exile, unfairly, as it turns out. Rigged election, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends. That's always a good way to find out, test a friendship. But he's a highly respected man. He's respected very much in his country and all throughout Europe, and
throughout the world where they know him. ये बात सारी दुनिया जानती है कि अर्दोआन चुनाव में गड़बड़ी करके जीते थे, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ में भरोसा नहीं करते, जो बात उनके मन में होती है कह देते हैं, और आज अर्दोआन इसका शिकार हो गए। 62 साल तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहे MiG-21 फाइटर जेट ने आज आखिरी उड़ान भरी। 62 साल की सर्विस के बाद आज रिटायर हो गया। MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान, 309 के चीफ शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ MiG-21 में आखिरी उड़ान भरी। आखिरी फ्लाइट के बाद जब MiG-21 ने लैंड किया तो पानी की बौछार से इस फाइटर जेट को आखिरी सलामी दी गई। चंडीगढ़ एयरबेस पर रूस के इस फाइटर जेट का इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन हुआ था। 1971 और कारगिल युद्ध के साथ साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। MiG-21 को अलविदा कहते समय इसकी उड़ान देखने वाले कई फॉर्मर पायलट भावुक हो गए। अब MiG-21 की जगह तेजस LCA Mark 1 नई विमान लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 भारत और रूस के रिश्तों का प्रमाण है। कई ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की, देश को गर्व करने के कई अवसर दिए। राजनाथ सिंह ने कहा, भले ही आज MiG-21 रिटायर हो रहा है, लेकिन उसका योगदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। अब एक नज़र उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा का दौरा करेंगे, कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। अमित शाह कल बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ बहराइच के उन गांवों का दौरा करेंगे जहां आजकल भेड़िए का आतंक है। कल संघ के शताब्दी समारोह की शुरुआत पथ संचलन के साथ शुरू होगी।